नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे देश की वर्तमान जनसंख्या, अधिकतर जनसंख्या जो है इससे ग्रसित है। और काफ़ी समय पहले जो अग्निपथ योजना आई थी तो काफ़ी उठापटक भी हुई थी इस मामले में। तो उस टॉपिक का नाम है बेरोजगारी। तो आज हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार वगैरह जो भी हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हो सकते हैं कि इसके आगे पार्ट बने। कुछ पार्टों में करके इसको मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है? तो कई दिनों से मैं सोच ही रहा था कि कौन सा टॉपिक की शुरुआत की जाए। उसी दौरान मेरे एक मित्र का फ़ोन आया। वो भी फ़िलहाल अपने स्ट्रगल के फेज़ में हैं, यानी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैंने उनको जब फ़ोन किया तो मैंने कहा, भाई क्या हाल चाल है? तो उन्होंने ये कहा कि ठीक ही है, चल रहा है, नौकरी वोकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी बहुत है, तैयारी में लगे हुए हैं, ज़िंदगी बहुत उलझनों में गुजर रही है, बहुत उलझनों से गुजर रही है ज़िंदगी, बहुत उलझनों में फंसे हुए हैं। तो मैंने उनको एक लाइन, मतलब हिंदी साहित्य का एक वाक्य है, बहुत प्रिय वाक्य है, इसको कहा किसी और ने है, मैं बस उसको मॉडिफाई करके आपको बता दे रहा हूँ। वो वाक्य क्या है? संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना। संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना। आगे एक और लाइन है, लेकिन वो हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए है, वो आम जनता के लिए वो लाइन सही नहीं है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य है खाना पीना मस्त रहना, बिल्कुल हनी सिंह टाइप, यानी आंटी पुलिस बुला लेगी लेकिन पार्टी तो यूं ही चलेगी। इस टाइप के लोग होते हैं जो, वो आप पाएंगे कि वैसे लोग, और नाले में लौट रहे सुअर, उनकी उनके जीवन दर्शन लगभग लगभग समान है। यानी जो संतुष्ट मनुष्य है, जिसकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही है, वैसे व्यक्ति, और जो संतुष्ट सुअर है, जो नाले में लौट रहा सुअर है, सुअर वहीं नाले में लौट रहा है, ठंडे ठंडे पानी, त्वचा को सुख मिल रहा है ठंडे पानी से। तो आप पाएंगे कि उन दोनों का जीवन दर्शन बिल्कुल समान है, ठीक है? तो जो सुअर है वो कभी ये बात को समझ नहीं पाएगा कि वो कितनी गंदी चीजें खा रहा है। वैसे ही वो संतुष्ट मनुष्य भी, अगर वह सामाजिक उलझनों को नहीं समझ पाया तो वो इस बात को कतई समझ नहीं पाएगा कि ये चीजें क्या हैं। यानी जो व्यक्ति इस उलझनों में उलझा हुआ है कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक उलझनों में उलझे हुए हैं, वो व्यक्ति उस संतुष्ट मनुष्य की तुलना में बेहतर है। ये इस वाक्य का मतलब है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में उलझनों में उलझे हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रगलिंग फेस में जब आप जीवन में उलझते हैं तो आपको, जो, यदि आप फेल होते हैं तो फेल होने का एक्सपीरियंस मिलता है, ऊपर से आप और ज़्यादा जो मैच्योर होते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में तकलीफ़ों को झेलेंगे उतना ही ज़्यादा आप मैच्योर होते जाएंगे, ठीक है? तो बाकी सब बातों को बाद में देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की हमारी, ये बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इससे पहले जान लेनी चाहिए। वो क्या है? जैसे कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश, देखिए, देश में दो तरह की जनसंख्या है। पहली, वो जनसंख्या जो लगातार किसी कार्य में लगी हुई है या किसी कार्य को कर रही है और उससे उनको वेतन मिल रहा है, पहली जो कार्यशील जनसंख्या है।
दूसरी वो जनसंख्या जो कार्य करने की अवस्था में नहीं है, वो दूसरे व्यक्तियों पे निर्भर है अपनी आय के लिए, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, निर्भर व्यक्ति। जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 64 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो क्या है, आश्रित जनसंख्या के रूप में आते हैं। यानी 15 साल से कम उम्र के व्यक्ति ना वो काम करने में सक्षम है, 64 वर्ष के व्यक्ति, 64 वर्ष से अधिक के व्यक्ति वो भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की जनसंख्या को क्या कहा जाता है, आश्रित या निर्भर जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से 64 वर्ष की आयु के वह व्यक्ति जो 15 से 64 वर्ष के बीच की आयु के वह व्यक्ति जो लगातार किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं और उनसे उनको वेतन प्राप्त होता है, ठीक है, यानी वह रोजगार की स्थिति में है, वह कार्यशील जनसंख्या है। दूसरी जनसंख्या जो इस कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है यानी निर्भर है, वह जनसंख्या 15 साल से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु के वह व्यक्ति जो कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर है, उस प्रकार की जनसंख्या को निर्भर जनसंख्या कहते हैं। तो जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश किसी देश की कार्यशील जनसंख्या उसकी निर्भर जनसंख्या से की तुलना में अधिक हो, इसे ही क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी लाभांश। यानी किसी देश की जो कार्य करने वाली जनसंख्या है वह निर्भर जनसंख्या के अनुपात से अधिक है, यानी जो निर्भर जनसंख्या है उसके अनुपात से अधिक है ये, ठीक है। तो इसे जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश जान लें, अब हम देख लेते हैं बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी क्या है? यदि इसकी सिंपल परिभाषा की बात करें, सामान्य परिभाषा की बात करें, तो बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था या कोई भी रोजगार की अवस्था में नहीं होता, वह बेरोजगार होता है। यानी यह तो सिंपल परिभाषा हो गई, जो व्यक्ति रोजगार की अवस्था में नहीं है वह बेरोजगार है। तो इसकी जो गणितीय परिभाषा है, उस गणितीय परिभाषा को देख लेते हैं जो यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी बराबर श्रमबल माइनस कार्यबल। अब यहाँ पे दो नए टर्म आते हैं, एक है श्रमबल, दूसरा कार्यबल। श्रमबल क्या है? श्रमबल बराबर कुल जनसंख्या माइनस गैर श्रमिक। अब ये गैर श्रमिक क्या है? गैर श्रमिक वह व्यक्ति जो 15 वर्ष से कम उम्र का है और दूसरी ओर 64 वर्ष से अधिक एज के जो व्यक्ति हैं, जो रोजगार की स्थिति में नहीं है, जो स्वेच्छा से बेरोजगार है। यानी 15 वर्ष से कम व्यक्तियों को आप कहें कि किसी कंपनी में चल के कार्य कर लिया जाए तो उन्हें कंपनी में नहीं लिया जाएगा। 64 वर्ष से अधिक व्यक्ति भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो इस प्रकार के श्रमिकों को क्या कहा जाता है? गैर श्रमिक, जो स्वेच्छा से बेरोजगार होते हैं, ठीक है। तो कुल जनसंख्या में से यदि उस प्रकार की जनसंख्या को माइनस कर दिया जाए तो हमारा श्रमबल निकल के चला आता है, ठीक है। कार्यबल का अर्थ है ऐसी जनसंख्या जो कार्य करने की इच्छा रखती है, कार्य में निरंतर लगे हुए हैं और उन्हें उन कार्यों का वेतन प्राप्त होता है। इस प्रकार की जनसंख्या को कार्यबल जनसंख्या कहा जाता है। वर्तमान में भारत में लगभग 60% लोग हैं जो
कार्यबल की स्थिति में है, यानी वर्तमान में 60% कुल जनसंख्या का 60% व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं और उन्हें वेतन मिल रहा है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने बेरोजगारी की परिभाषा बताया था, वो थोड़ा सा तार्किक है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक सिंपल भी परिभाषा है, इसकी सिंपल परिभाषा मैं बता देता हूँ। वैसे व्यक्ति जो जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं, योग्यता भी है उनके पास, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप, खास तौर पे योग्यता के अनुरूप उनको कार्य नहीं मिलता। यानी कोई व्यक्ति जो पीएचडी कर चुका है, उन्हें यदि सफाई कर्मी का कार्य ऑफर किया जाए तो वह उनकी योग्यता के खिलाफ है। वो रोजगार तो मिलेगा उन्हें, लेकिन वह जो उन्होंने योग्यता प्राप्त की है उनके खिलाफ होगा ये। तो ये भी बेरोजगारी की एक परिभाषा है, यानी वह व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं और जो योग्य भी हैं उस कार्य के लिए, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? बेरोजगार। तो बेरोजगारी क्या है ये भी समझ लिया हमने। अब हम देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। तो बेरोजगारी के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहला जो बेरोजगारी है वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेरोजगारी को। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक बात याद रखिएगा, यह जो है ये सिर्फ कृषि में पाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सिर्फ कृषि में पाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? यहाँ अतिरिक्त व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अतिरिक्त व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, यदि किसी परिवार में 5 व्यक्ति रह रहे हैं और उनके पास मान लेते हैं 1 हेक्टेयर भूमि है, 5 व्यक्तियों के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, 2 व्यक्ति यहाँ जो फसल उत्पादन किया जा रहा है वो मान के चलते हैं 1 टन है फसल उत्पादन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। यदि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, जैसे मान लेते हैं 5 से 7 हो जाते हैं व्यक्ति, 2 व्यक्ति यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो इस खेत में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी 2, जो जहां पहले वो 5 व्यक्ति कार्य करते थे अब 7 करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ जो अनाज का उत्पादन है वह तो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, 1 टन ही रहेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ जो 2 व्यक्ति हैं इनका कार्य करने का भी असर कोई उस उत्पादन पे या उस भूमि पे किसी प्रकार से पड़ नहीं रहा। यानी यहाँ जो 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति जो है वो फालतू हैं, मतलब सीधी भाषा में ये कहा जाए कि 2 व्यक्ति फालतू हैं। इस भूमि के जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उसकी उत्पादकता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी ये जो 2 व्यक्ति हैं वो बेरोजगार है, और किस प्रकार के बेरोजगार हैं? प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, ठीक है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं, चौथी जो बेरोजगारी है वह है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी मेनली जो उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव के कारण। यानी अर्थव्यवस्था में जब अत्यधिक उतार और चढ़ाव होता है तो उसके कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखते हैं, अर्थव्यवस्था का ग्राफ देख लेते हैं। यह जो स्थिति है, जो यह वाली स्थिति है, वह अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति कहलाती है। यानी इस समय जो अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है, इस समय जीडीपी में लगातार वृद्धि होती रहती है। यानी जीडीपी में लगातार वृद्धि होती रहती है। और यह जो स्थिति है वह है मंदी की स्थिति। जीडीपी की जो गणना की जाती है वह साप्ताहिक आधार पे, तिमाही आधार पे की जाती है। तो लगातार 3 महीने इसमें क्या किया जाता है? जीडीपी में जब गिरावट आती है तो यह मंदी की स्थिति होती है,
और जब जीडीपी में लगातार 3 महीने वृद्धि की स्थिति होती है तो यह तेजी की स्थिति होती है। जीडीपी में इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इतना जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है तो बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ती है, जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो बेरोजगारी कम होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। इससे अगली जो बेरोजगारी है वह है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी भी यह भी स्वैच्छिक रूप से उत्पन्न होती है बेरोजगारी। यानी जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वह किसी कंपनी में, जैसे मान लीजिए बी कंपनी में कार्य करने के लिए गया, तो बी कंपनी में जब कार्य करने के लिए गया तो ज्वाइनिंग के बाद उसने सिर्फ 10 दिन काम किए, यानी उसको उस कंपनी में कार्य पसंद नहीं आया, तो 10 दिनों बाद उसने कार्य छोड़ दिया, किसी सी कंपनी को ज्वाइन किया, उसमें भी 10 दिन कार्य किए, उससे भी छोड़ दिया। फिर कोई डी कंपनी में काम किया, उसमें भी 10 दिन काम किया और फिर उसे छोड़ दिया। मतलब ये जो 10-10 दिन का जो गैप आ रहा है ना, इन्हीं गैप, ये जो 10 दिन वो व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, वही घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। यानी नए रोजगार की तलाश में जो व्यक्ति बेरोजगार रहता है, उस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेरोजगारी के प्रकार। अब बेरोजगारी को मापा कैसे जाता है? तो बेरोजगारी को 2017 से पहले कैसे मापा जाता था, 2017 के बाद इस पे चेंजेस किए गए, तो 2017 के बाद कैसे गणना की जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बेरोजगारी की जो गणना की जाती थी ना, 2016 से पहले जो गणना की जाती थी वह ईयू सर्वे के द्वारा की जाती थी। ईयू यानी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉय, यूई अनएम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉय सर्वे, इस सर्वे के द्वारा 2016 से पहले इसकी गणना की जाती थी, और गणना करने का मंत्रालय कौन सा था? वह था एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑफिस, जो 2016 के बाद बदल के इसका नाम कर दिया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस। यह वर्तमान में है और इस एनएसएसओ को हटा दिया गया। 2016 के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए। उस बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था अरविंद पनगड़िया। इस समिति का नाम याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया समिति ने यह सुझाव दिया। देखिए, समिति का गठन क्यों होता है? समिति का गठन इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए दो परिवार है, दो परिवारों में यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया जाता है जो मुखिया होता है, किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों के जो तर्क हैं उनको सुना जाता है, बातें हैं जो उनको सुनी जाती है, और उनके आधार पर यह जो तीसरा व्यक्ति है वह सुझाव देता है। तो समिति भी सेम यही कार्य करती है। जब केंद्र सरकार या राज्य कोई भी जो नीति लाती हैं तो उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनको सबको सहेजना और उन पर कार्य करना की समिति द्वारा किया जाता है। उसको समिति का गठन कर दिया जाता है, वह उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को देखते हुए उस बताती हैं कि यह लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, ठीक है। तो समिति किस लिए गठन होता है? ताकि वह बेहतर सुझाव दे सके। तो इसीलिए 2016 में अरविंद पनगड़िया समिति का गठन किया गया। अरविंद पनगड़िया समिति ने यह सुझाव दिया, यह जो ईयू सर्वे होता था यह 5 वर्ष के अंतराल पर होता था, यानी हर 5 वर्ष में यह किया जाता था सर्वे, ठीक है। तो 2016 के बाद जब अरविंद पनगड़िया समिति का गठन हुआ तो उन्होंने सुझाव दिया
देखिए यू सर्वे जो होता था, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, यह होता था 5 वर्ष के अंतराल पे, यानी हर 5 वर्ष में यह होता था। अरविंद, जिसके कारण जो ये 5 वर्ष में होता था, उनके आधार पर जो बीच में यदि किसी वर्ष महामारी या किसी वर्ष अकाल की स्थिति हो जाती थी, तो उस समय बेरोजगारी को केंद्रित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो इस बात को अरविंद पनगड़िया जी ने देखा और उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने इसे तिमाही आधार पर कर दिया, यानी वर्ष में हर 3 महीने यानी तिमाही आधार पर इसकी सर्वेक्षण किए जाएंगे, यानी हर वर्ष में हर 3 महीने पर बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया जाएगा और यह पारिवारिक स्तर पर किया जाएगा, यानी ग्राउंड लेवल पे किया जाएगा। हर एक व्यक्ति के पास जाकर खुद से स्वयं से किया जाएगा, ठीक है, यानी यह पारिवारिक आधार पर, जिससे क्या होगा, उन्होंने इसके पीछे यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति स्वरोजगार की स्थिति में है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है, जैसे मोची हो गए, जैसे चाय वाले, इस टाइप के लोग हो गए जो स्वरोजगार की स्थिति में है, वह भी केंद्रित हो सके इस सर्वे के तहत, ठीक है। पहला उन्होंने क्या किया, वर्ष के आधार पे 5 वर्ष के आधार पे ना करके उन्होंने तिमाही पे कर दिया। दूसरा क्या किया, इन्होंने पारिवारिक आधार पे कर दिया ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार व्यक्ति केंद्रित हो सके। तीसरा जो उन्होंने सबसे प्रमुख कार्य किया, उन्होंने कुछ वर्किंग स्टेटस को क्रिएट किया, यानी कुछ कार्यशील स्थितियों को जनरेट किया जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सके, उन आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की गणना की जाए, यानी कुछ ऐसे पॉइंट बना दिए गए, मानक रख दिया गया कि इस लेवल पे जो व्यक्ति रहेंगे वह बेरोजगार रहेंगे, अगर इस लेवल से ऊपर रहते हैं तो बेरोजगारी की स्थिति में नहीं है, यदि नीचे रहते हैं तो वो बेरोजगार की स्थिति में है, ठीक है। तो वो मानक क्या थे, उन मानकों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं, अब हम कुछ योजनाओं के बारे में देखेंगे। तो इस बार जो हम योजना देखेंगे वह बेरोजगारी से संबंधित देंगे, यानी सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन सी योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, केंद्र सरकार की योजना को खास तौर पे, ठीक है। तो अब योजनाओं की शुरुआत कर, योजनाओं में सबसे पहले जो योजना देख लेते हैं हम, केंद्र सरकार की योजना, जिसका नाम है स्टैंड अप योजना। यह जो योजना है वह, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है नव उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी वह व्यक्ति जो नई कंपनियों को स्थापित करना चाहते हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह जो योजना है यह अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए विशेषकर है, ठीक है। तो यह योजना है वह, पहली बात कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए है। इसके तहत किया क्या जाएगा, इसके तहत किसी भी वाणिज्यिक बैंक से, यानी सरकारी बैंक से आप 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं नव उद्यमिता के लिए, यानी नई कंपनी को स्थापित करने के लिए, नई मशीनों को स्थापित करने के लिए आप 10 लाख से 1 करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं किसी बैंक से। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि महिला की जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी महिला की जो एज है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, उसका बैंक में किसी प्रकार का एनपीए ना हुआ हो, एनपीए ना हुआ हो। एनपीए का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एसेट, यानी ऐसी संपत्ति जो बैंक की ना हो, यानी मतलब कोई व्यक्ति यदि उधार लेता है और वह उस उधार को नहीं चुकाता है तो वह बैंक के लिए एनपीए होता है, ठीक है। जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो सबसे प्रमुख कंडीशन है वह यह है कि जो महिला की शेयर धारिता है वह 51% होनी चाहिए,
51% शेयरधारिता होनी चाहिए। यानी जो महिला इस योजना के तहत भाग लेना चाहती है उसका मालिकाना हक 51% होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई स्टैंड अप योजना। यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, यानी केंद्र सरकार की। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना के बारे में। एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना का नाम है जिसका नाम है किशोर बालिका योजना। किशोर बालिका योजना। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, जो 11 वर्ष से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है उनको क्या किया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। उन्हें यानी उन्हें एक तो उचित भोजन दिया जा रहा है, पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है, और दूसरा उन्हें जागरूक किया जा रहा है शिक्षा के प्रति इस योजना के तहत, ताकि वह अपने आप को सशक्त बना सकें। ठीक है, इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको क्या किया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, एक प्रमुख प्रावधान किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में हर महीने, साल के हर महीने के 8 तारीख को किशोरी दिवस के नाम से मनाया जाएगा। इसके तहत किशोरी दिवस के नाम से 8 तारीख को मनाया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें और कुछ कंडीशन है नहीं। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।